हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपका सेकेंड चैप्टर है कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशंस, उसकी हम बात कर रहे हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट में हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट क्या होती है, किस तरह से इसको कंसीडर किया जाता है और क्या इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट होती क्या है। सो प्रोडक्ट कॉस्ट आर रिलेटेड टू गुड्स प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड फॉर रीसेल एंड आर आइडेंटिफिएबल एज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। देखिए बच्चा, जो भी आपकी जो ये प्रोडक्ट कॉस्ट है ना, प्रोडक्ट कॉस्ट अपने नेम से ही आइडेंटिफाई कर रहा है खुद को कि ये जो भी आपका प्रोडक्ट बना होता है उसकी कॉस्ट से रिलेटेड होती है। जब भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है और मैन्युफैक्चर होने के बाद जब एक प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, स्पेशली फैक्ट्री में, वहाँ पर जो भी खर्चे हो रहे होते हैं, जो भी लागतें आती हैं, जो कॉस्ट आती हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। एक तो ये हो गया कि आप गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड, कौन सी कॉस्ट हो सकती है? ऐसी कॉस्ट जब आप प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए बाहर से परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ओके, सो जो भी इन्वेंट्री आप बाहर से परचेज करेंगे उसको रीसेल करने के पर्पज से या उसका प्रोडक्शन करेंगे तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट कहलाएगी। फैक्ट्री तक की हम बात कर रहे हैं, जो भी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पे खर्चा हो रहा है, फैक्ट्री तक जो भी खर्चे होंगे वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। सो दस द कॉस्ट इन्फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, तो ऐसी कॉस्ट जो इन्फॉर्म होती हैं प्रोडक्ट के लिए, तो उसकी बात करेंगे। सो लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड एंड कॉन्स्टिट्यूट द प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और फैक्ट्री ओवरहेड्स जो होते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है बच्चे, समझिए। मीन्स जो भी फैक्ट्री तक जो काम सीमित होता है, तो फैक्ट्री में क्या काम होता है? प्रोडक्ट को बनाया जाता है। अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको वहीं पर डायरेक्ट मटेरियल चाहिए होता है, डायरेक्ट लेबर यूज़ होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यूज़ होते हैं, तब जा कर के वो प्रोडक्ट बनकर वहाँ पर तैयार होता है। तो हम उसको तब बोलते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ओके, इसके फीचर्स की बात कर लेते हैं हम, किसके क्या मेन फीचर्स हो सकते हैं। सो द मेन फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट आर एज फॉलो। सो फर्स्ट पॉइंट इज योर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक ये फीचर हो गया इसका कि प्रोडक्शन के लिए ये यूज़ होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। फिर है अब्जॉर्ब बाय और अटैच टू द यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं, बनी है, बनकर रेडी हुई हैं, उनके साथ इसको क्या किया जाता है? अटैच किया जाता है, या उसको कहते हो उसमें समाहित होती है। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट की जो एक यूनिट, मान लीजिए ये जो पेन है, ये पेन बनकर रेडी हुआ, तो इस पेन को बनाने में 5 रुपये आए, तो इसमें जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो समाहित है, मीन्स इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, इस तरीके से। सेकेंड है आपका दिस यूनिट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्रिएबल। इस जो आपकी जो कॉस्ट है ना, इसको आप इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट क्यों? क्योंकि जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसको जब कंसीडर करते हैं आप या कैलकुलेशन करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, तो वहाँ पर इसको इस प्रोडक्ट कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, उस प्रोडक्ट कॉस्ट के बेसिस पर ही वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एज फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ठीक है, एक तो इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनकर रेडी होता है, आप उसको बोलते हैं, जब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, एक जो उसकी इन्वेंट्री जो लिस्ट होती है प्रोडक्ट की, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट, जाहिर सी बात है, अब ये पेन बनकर रेडी हुआ है तो सिर्फ ये पेन में आपकी सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट तो होगी नहीं, ये प्रोडक्ट जब बना तो ये एज अ फिनिश गुड्स भी है, वर्क इन प्रोग्रेस का पार्ट भी है और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो फिनिश गुड्स में भी कंसीडर हुई, वर्क इन प्रोग्रेस में भी कंसीडर हो रही, और जो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें भी कंसीडर की जा रही है। ठीक है बच्चे, तो इन्वेंट्रिएबल कॉस्ट को ही देखा जाता है। अभी एक चार्ट के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करूँगी कि जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जो अनसोल्ड गुड्स होते हैं या अनसोल्ड स्टॉक्स होते हैं, जब वो बच जाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर ये
इंक्लूडेड होता है, ठीक है। कौन? प्रोडक्ट कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ठीक है। फिर है पर्पस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट। अब क्या पर्पस है प्रोडक्ट कॉस्ट का वो भी देख लीजिए, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स है। फिर है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए आपको प्रोडक्ट कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी तो आप प्राइस को डिटरमिन कर पाएंगे। फिर है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब जब कभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर भी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कॉस्ट प्लस मेथड। अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब दिए जाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी होता है तो उसमें क्या होता है कि वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसकी प्रोडक्ट कॉस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कॉस्ट प्लस मेथड यूज़ होता है, तो इसलिए भी ओके, ध्यान रखिएगा ये तीनों पॉइंट्स। अब हम आगे बात करेंगे पीरियड कॉस्ट क्या होती है, करेंगे यहाँ पर कि पीरियड कॉस्ट का क्या होती है। ऑन द अदर हैंड, ठीक है, मीन्स अगर दूसरी तरफ देखें हम इसको, सो पीरियड कॉस्ट आर जनरली रिलेटेड टू टाइम। तो ये पीरियड कॉस्ट को हिंदी में आप अवधि लागतें बोलते हैं, तो ये टाइम से ही रिलेटेड होता है, पर्टिकुलर टाइम की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। उस टाइम पर जितनी कॉस्ट आए उसकी बात हो रही, रादर देन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एंड आर डिडक्टेड एज एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द करेंट पीरियड फ्रॉम द रेवेन्यूज़। देखिए बच्चा, ये जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है ये टाइम से रिलेटेड होती है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग से। मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन्स कि प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, टाइम से रिलेटेड होती है, ओके, ये ध्यान रखना है हमें। एंड ये जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है ये डिडक्ट होती है। डिडक्ट का मतलब होता है कि माइनस हो जाती है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के साथ। टाइम पीरियड में जो भी रेवेन्यूज़ जनरेट हुए हैं ना, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से ये जो पीरियड कॉस्ट होती हैं वो माइनस हो जाती हैं, डिडक्ट कर दी जाती हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट, ठीक है। जैसे कि हमने प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या बात की थी कि जो भी आपके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड जो आपकी फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, खर्चे किए जा रहे हैं, जो भी कॉस्ट आ रही है वो प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होती हैं। और जो आपकी पीरियड कॉस्ट होती है इसमें कंसिडर किया जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, ठीक है। मीन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम जितनी भी लागत आई, जो भी खर्चा किया गया, उन कॉस्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है पीरियड कॉस्ट के तौर पे, ठीक है। सो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट एंड आर डिडक्टेड फ्रॉम रेवेन्यूज विदाउट बीइंग रिगार्डेड एज पार्ट ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जो भी रेवेन्यू होगा वहाँ से इस पीरियड कॉस्ट को क्या किया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, मीन्स माइनस कर दिया जाता है, ओके। सो द मेन फीचर्स ऑफ पीरियड कॉस्ट आर एज फॉलोज। इसके क्या फीचर्स हैं मेन वो देख लीजिए। सो फर्स्ट पॉइंट है आपका दीज कॉस्ट आर नॉट रिलेटेड विथ प्रोडक्शन। तो ये जो आपकी कॉस्ट होती है पीरियड कॉस्ट, ये मैन्युफैक्चरिंग मीन्स प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती है, टाइम से रिलेटेड होती है, ये ध्यान रखिएगा, ओके बच्चे। फिर दीज कॉस्ट आर नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक का मतलब होता है जब कभी भी आप अनसोल्ड जो गुड्स बच जाते हैं, अनसोल्ड स्टॉक्स जो बच जाते हैं, उसका जब वैल्यूएशन करते हैं तो वहाँ पर ये पीरियड कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती, वो कंसीडर उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसीडर किया जाता है, उसके बेसिस पर ही वैल्यूएशन किया जाता है जो भी अनसोल्ड स्टॉक्स होता है, ठीक है बच्चा, ये ध्यान रखिएगा। थर्ड पॉइंट है आपका सच कॉस्ट आर इंकर्ड फॉर अ time period and are written off as expenses in profit and loss account during the period in which these are incurred। तो जिस भी टाइम पीरियड में इन कॉस्ट को इंकर्ड किया जाता है, उन एक्सपेंसेस को या क्या कर दिया जाता है, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा या फिर माइनस कर दिया जाएगा उस टाइम पीरियड के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जा करके, ठीक है। जो भी प्रॉफिट होगा वहाँ से उसको माइनस कर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी एक फ्लो चार्ट के थ्रू इस पूरे जो भी हमने थ्योरी पढ़ी ना उसको समझाते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और ज़्यादा अच्छे से। हमने यहाँ पर 2 पार्ट्स में इसको रखा हुआ है, इधर है प्रोडक्ट कॉस्ट, इधर है आपकी पीरियड कॉस्ट, ठीक है। हमने इस तरह से इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया ताकि आसानी से समझ में आ जाए। अब प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमने सिंपली यहाँ पे लाइन ड्रॉ की हुई है, एरो बना हुआ आपको दिख रहा होगा। सो ये जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट होती है इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। आप सबको पता है ना बच्चा, जो भी आपका स्टॉक, जो अनसोल्ड स्टॉक होता है, अनसोल्ड गुड्स होता है जिसको आप बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो उसको ट्रीट किया जाता है एज अ एसेट, है ना। एसेट्स के तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है और फिर उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो भी किया जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो किया जाता है अनसोल्ड स्टॉक को, है ना, क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट है वो उस अनसोल्ड स्टॉक में इंक्लूडेड है ना, उसमें वो ऑलरेडी पहले से इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कॉस्ट का जो यूज़ किया जाता है वो क्या जाता है, फॉर अनसोल्ड स्टॉक के वैल्यूएशन में, और उस अनसोल्ड स्टॉक को ट्रीट किया जाता है एज अ एसेट और शो किया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड,
क्लियर हो गया बच्चे ये पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हम पीरियड कॉस्ट की। पीरियड कॉस्ट जो कि टाइम पीरियड से रिलेटेड होती है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती है, ये ध्यान रखना है आपको, क्या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड नहीं होती है। सो जो पीरियड कॉस्ट है वो चार्ज की जाती है एज अ एक्सपेंसेस। सो इट इज़ चार्ज एज एन एक्सपेंसेस इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द करेंट पीरियड। ठीक है बच्चा। सो पर्टिकुलर जो भी करंट पीरियड होगा वहाँ पर उसको एज एक्सपेंसेस चार्ज किया जाएगा और कहाँ पर शो किया जाएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर एक और एरो दिख रहा होगा आपका प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट में। ठीक है। सो पीरियड कॉस्ट की बात करें तो हमने कहा था पीरियड कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती हैं उनको यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। प्रोडक्ट कॉस्ट में जो होते हैं, जो फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, कॉस्ट होती है, उनको कंसीडर किया जाता है। तो अब यहाँ पर पीरियड कॉस्ट में आपका क्या आ जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ जाती है, जिसमें कि सोल्ड गुड्स से रिलेटेड होते हैं वो, है ना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल्स से ही तो रिलेटेड है, सेल्स जितना भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, बेचा जा रहा है ना, बिक रहा है, तो ये क्या होगा, सोल्ड गुड्स से रिलेटेड होता है। तो जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो यहाँ से भी रिलेटेड होती है। ठीक है। प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी पीरियड कॉस्ट से भी रिलेटेड होती है क्योंकि यहाँ पर गुड्स को सोल्ड किया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जब तक प्रोडक्ट कॉस्ट को एज अ सोल्ड गुड्स की तरीके से ट्रीट किया जाएगा प्रोडक्ट कॉस्ट को लेकर के, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रोडक्ट कॉस्ट को भी क्या कंसीडर करेंगे, एज एक्सपेंसेस, और वो माइनस होगा। साथ ही साथ जब आप वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट को कंसीडर किया जाएगा और उसको एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, शो किया जाएगा। कहाँ पर आपको जो भी अनसोल्ड स्टॉक उसको कहाँ पे शो करेंगे आप, एसेट साइड में शो करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ रिकॉर्डेड एज एन एसेट। तो ये जो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है इसको रिकॉर्ड किया जाता है एज एन एसेट इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक और इन्वेंट्री। ठीक है, समझ गए ना, इन द बैलेंस शीट, जिसमें क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करते हैं, शो करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक में ही इसको कंसीडर किया जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट को, तो वहाँ पर एज अ इस फॉर्म में उसको शो कर दिया जाता है। लेकिन पीरियड कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पर ये खर्चे की तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी शो किया जाता है। ठीक है। यकीन करते हैं इस वीडियो में आपको प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, पीरियड कॉस्ट क्या होती है, कैसे कंसीडर किया जाता है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पे आप हमारे नए विजिटर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।